हेलो बच्चों, टेबल फैन कैसे चलता है? ये रहा टेबल फैन। पहले टेबल फैन इधर जाता है कर्रर्र, फिर वापस आता है कर्रर्र। तो टेबल फैन ऐसे मूव कर रहा है बेटा। तो ये क्या है? ये है टू एंड फ्रो। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आंसर लग रहा है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर थोड़ा मुश्किल है ना ये, तो थोड़ा आप इतना आसान क्वेश्चन तो दोगे नहीं हमको, तो हमें लग रहा है कि रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिजिक्स आपके लगने में थोड़ी चलती है, ऐसा लग रहा है बेटा। ये तो है ट्रिग्नोमेट्री, मैथ्स तो आपकी भन्नाट है ही। अब जैसे ही मैं बोलूंगा कि मैथ्स है आपकी भन्नाट, वैसे ही मेडिकल वाले बच्चे बोलेंगे सर हमारी नहीं है, हमारी मैथ्स भन्नाट नहीं है, हमको बताओ आपने कैसे निकाला। हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। आज हमें स्टार्ट करना है नया चैप्टर, एक बहुत ही शानदार चैप्टर जिसका नाम है बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन। बेटा हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी गतिविधियां होती हैं जिसमें ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिकली मूव करता है। आखिरकार क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन? पीछे भी आप देख रहे हो, दो बच्चे हैं झूला झूल रहे हैं, तो बेटा ये भी एक प्रकार का सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है। और भी एग्जांपल देखेंगे, बट पहले समझते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है। तो बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने यहां पर तीन डेफिनेशन लिखनी है। सबसे पहली बात हमने लिखी पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है बेटा? विच रिपीट्स आफ्टर a fixed interval of time। जो अपने आप को बार बार रिपीट करे एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, बेटा वो क्या होता है? वो होता है हमारा पीरियोडिक मोशन, which repeats itself after a fixed interval of time। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ revolving अराउंड सन। अर्थ जो सन के चारों तरफ घूम रही है, ये एक पीरियोडिक मोशन है। आपका और मेरा मिलना भी कहीं ना कहीं एक तरह का पीरियोडिक मोशन है। हम एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद हमेशा मिलते चले जा रहे हैं, ठीक है ना? तो आपका और मेरा मिलना भी एक पीरियोडिक मोशन ही है बच्चों, ठीक है, जो अपने आप को रिपीट करे एक फिक्स्ड अमाउंट के बाद, एक फिक्स्ड टाइम के बाद, बेटा वो होता है पीरियोडिक मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है बेटा? ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन ही होता है। ऐसा पीरियोडिक मोशन जो टू एंड फ्रो हो। क्या है बेटा? यह है टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशन। तो अर्थ जो अपने सन के चारों तरफ घूम रही है ना बेटा, इट्स नॉट टू एंड फ्रो, वो एक ही डायरेक्शन में बार बार जा रही है। अगर जाके वापस आती ना ऐसे चलती, तो बेटा ये होता टू एंड फ्रो। जैसे टेबल फैन चलता है। टेबल फैन कैसे चलता है? ये रहा टेबल फैन। पहले टेबल फैन इधर जाता है कर्रर्र, फिर वापस आता है कर्रर्र। तो टेबल फैन ऐसे मूव कर रहा है बेटा। तो ये क्या है? ये है टू एंड फ्रो, इधर गया फिर इधर आया, फिर इधर गया फिर इधर आया, फिर इधर गया फिर इधर आया, फिर इधर गया फिर इधर आया। तो ये है बेटा आपके पास क्या? ये है आपके पास टू एंड फ्रो मोशन, जैसे कि टेबल फैन, ठीक है। ये है ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन भी एक तरह का पीरियोडिक मोशन होता है, ठीक है ना? ऑसिलेटरी मोशन भी एक तरह का पीरियोडिक मोशन होता है, ठीक है ना? जो अपने आप को रिपीट करता है, उसका भी एक टाइम बेंड होता है, ठीक है। अगर एसएचएम की बात की जाए तो एसएचएम जो है वो एक तरह का ऑसिलेटरी मोशन है, ठीक है, मतलब टू एंड फ्रो होगा वो, ये एक तरह का ऑसिलेटरी मोशन है। लेकिन ऐसा ऑसिलेटरी मोशन है जिसके अंदर एक्सेलरेशन बहुत ही सिंपल, सबसे सिंपल तरीके से पोजीशन के साथ रिलेट करती है। एंड द सिंपलेस्ट मैनर इज डायरेक्ट रिलेशन। तो ऐसा पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, जिसमें ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होता है, उसको कहते हैं बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखा जाता है, और यहां पर ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस
इन 1 सेकेंड होता है। इसको आप 2 पाई बाय टाइम पीरियड भी बोल सकते हैं, 2 पाई बाय टाइम पीरियड भी बोल सकते हैं। सो ओमेगा इज माइनस ओमेगा, ए इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ए इज 2 ओमेगा इज 2 पाई एफ, या ओमेगा इज 2 पाई बाय टी, ओमेगा इज 2 पाई बाय टी। तो ये हमारे पास बेटा रिलेशन आ गया। अब इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे, जब हम आगे बढ़ेंगे इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे, पर उससे पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं डेली लाइफ में जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के होते हैं। देखने पर आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि ये ऑसिलेटरी है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर आप मैथमेटिकली लैंग्वेज पे जाओगे तो ए शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होना चाहिए। अगर ये एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स क्यूब होगा तो ये रिलेट नहीं करेगा, तब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए डायरेक्ट रिलेशन आपके पास आना चाहिए, माइनस साइन भी आपको होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो फॉर एग्जाम्पल एक पेंडुलम आपके पास अगर है, इट इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक पेंडुलम क्लॉक, इसके ऊपर बेस बेटा पेंडुलम क्लॉक होती है, इसमें पेंडुलम जो ऑसिलेट करता है एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह ऑसिलेट करता है। बेटा अगर एक बच्ची जो है वो एक स्विंग पर झूल रही है, आगे गई है फिर वापस आ रही है, एक स्विंग पर झूल रही है बेटा, तो इस स्विंग का झूलना भी एक तरीके का क्या है, पीरियोडिक मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन है या सिंपल हार्मोनिक मोशन है। बहुत ऊंचा जाएगी तो ऑसिलेटरी कहलाएगा, छोटे एंगल पे चलेगी तो बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगा, ठीक है ना। अभी उसके बारे में हम आगे डिटेल में देखेंगे, छोटे एंगल पे क्यों हो रहा है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन और बड़े एंगल पर क्यों नहीं हो रहा। ये बेटा ट्यूनिंग फॉर्क है, इसका इस्तेमाल हम वेव्स चैप्टर में भी बहुत करने वाले हैं। तो बेटा इसमें क्या है, इसमें ये जो 2 आपको बड़े से ये डंडे दिख रहे हैं ना, ये क्या है, ये इनको कहते हैं प्रॉन्ग्स, कहते हैं प्रॉन्ग्स कहते हैं। इसको किसी चीज से स्ट्राइक करते हो तो ये प्रॉन्ग्स क्या करते हैं बेटा, ऑसिलेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। दे कैन गो लाइक दिस और they can move simultaneously like, आई बात समझ में। तो ये ऐसे भी आ सकता है कट 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 कट, या फिर ये ऐसे भी आ सकता है जुम 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 जुम, ऐसा सकता है, ठीक है। इट डिपेंड्स कि वो किस तरीके से मूव कर रहा है। अगर ये ऐसे जा रहा है ना तो उसको बोलते हैं एंटी फेज या अपोजिट फेज या आउट ऑफ फेज मूव कर रहे हैं। एक इधर गया दूसरा इधर गया, एक इधर गया दूसरा इधर गया, तो बेटा ये क्या है, ये है आउट ऑफ फेज, कट आउट ऑफ फेज। सेम फेज में, इन फेज में क्या होगा, जब ये इधर गया तो ये भी इधर गया, ये है इन फेज, ये है इन फेज, ठीक है ना, समझ में आएगा आपको, इन फेज आउट ऑफ फेज। अभी इसके बारे में मैं आपको बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं। हम डिटेल में, आज का हमारा टॉपिक ही बेटा यही रहेगा, फेज के ऊपर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अच्छे से आपको समझाऊंगा जब हम इसको आगे बढ़ेंगे। तो गिटार की स्ट्रिंग, जब आप गिटार को वाइब्रेट करते हो, एक प्लग करते हो, उसको एक बार ऐसे खींच के छोड़ देते हो स्ट्रिंग पर, ठीक है, स्ट्रिंग जो है ऐसे 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 ऑसिलेट करती है। जब स्ट्रिंग ऐसे 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 ऑसिलेट कर रही होती है ना, जब स्ट्रिंग इस तरीके से ऑसिलेट कर रही होती है ना, तब हम कहते हैं कि भैया उसका हर एक पॉइंट क्या कर रहा है, SHM कर रहा है। हर एक पॉइंट, अगर आप गिटार के स्ट्रिंग को ध्यान से देखें तो गिटार की स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से मूव कर रही होती है। कोई भी एक पार्टिकल ले तो ये ऊपर नीचे ऐसे ऐसे मूव कर रहा होता है। तो हर एक पार्टिकल जो गिटार स्ट्रिंग पर होता है वो SHM कर रहा होता है। आई बात समझ में आपको। इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा आपको वेव्स में जाकर। इनको कहते हैं स्टैंडिंग वेव्स। एक पार्टिकल SHM कर रहा, बहुत सारे पार्टिकल मिलकर एक वेव का क्रिएशन कर रहे, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम बात करेंगे आगे चल के, ठीक है। तो बेटा ये थे हमारे डेली लाइफ के एग्जांपल्स, जहां पर आ रहा था सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम बेटा चीजों को डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ते हैं। फिजिक्स का तो मजा ही यही है। आनंद तो फिजिक्स में तभी है जब उसको हम डेली लाइफ से कर दें, रिलेट डेली लाइफ से जोड़ दें, तब आता है असली मजा, ठीक है बच्चों। चलो बढ़ते हैं हम आगे करते हैं हम चर्चा। हमने कहा कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, उसके अंदर एक्सेलरेशन होता है -ω²x। अगर एक्सेलरेशन को देखा जाए तो ये क्या है बेटा, ये है d2x/dt²। भैया x को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो बेटा v आएगा, x को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा बेटा v आएगा, और v को एक और बार डिफरेंशिएट करोगे तो बेटा a आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगी ना। तो x को 2 बार डिफरेंशिएट करके a मिलता है, इसलिए ये क्या है d2x/dt² इज इक्वल्स टू -ω²। बेटा इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व करना हमारे सिलेबस में नहीं है बेटा, वो होता है हायर मैथमेटिक्स में। वहां पर आपको हायर ऑर्डर
डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करवाया जाता है 11-12 के लेवल पे, IIT JEE के लेवल पे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं होता। बट इसका सॉल्यूशन हमको याद करना है बेटा। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसको सॉल्व करके आता है x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस 5। इसको सॉल्व करके आता है ये। यहां पर बेटा a कहलाता है एम्पलीट्यूड, a कहलाता है एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी बेटा, x is the position at any time t। बट ये पोजीशन कहां से? तो ये है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन एट टाइम t विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन। अभी बात करते हैं मीन पोजीशन का मतलब होता क्या है। एम्पलीट्यूड क्या होता है बेटा? एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अगले पन्ने पे लिखते हैं इसको, अगले पन्ने पे लिखेंगे इसका मीनिंग को, ठीक है। बट पहले बात करते हैं पूरा एंगल क्या चीज है भैया। इस पूरे एंगल को कहा जाता है बेटा फेज। फेज क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। और फाई क्या है बेटा? अगर इस फेज के अंदर टी को 0 डाल दिया जाए तो फाई बनता है ना, तो इसको बोलते हैं इनिशियल फेज या फिर फेज कांस्टेंट। इनिशियल फेज या फिर बेटा फेज कांस्टेंट इसको कहा जाता है। आई बात समझ में? चलो बड़े बच्चा आगे बढ़ जाए। चलो एम्पलीट्यूड की हम बात कर रहे थे, तो एम्पलीट्यूड के बारे में लिखते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है? तो बेटा एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट from the mean position मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। बेटा मीन पोजीशन क्या होती है? मीन पोजीशन को इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहा जाता है। मीन पोजीशन को इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहा जाता है। और इसका मतलब होता है मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहां पर नेट फोर्स 0 हो या नेट एक्सेलरेशन 0 हो। नेट फोर्स 0 हो या नेट एक्सेलरेशन 0 हो बेटा, वो होता है मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। आई बात समझ में? मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है जहां पर नेट फोर्स 0 हो या नेट एक्सेलरेशन 0 हो। क्लियर? बहुत सही। एम्पलीट्यूड निकालने की करते हैं हम कोशिश। तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास x बराबर a साइन ओमेगा टी, सॉरी a प्लस बी साइन ओमेगा टी, ये रिलेशन हमारे पास है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके लिए ये है कि अगर x ऐसे लिखा गया तो बताओ फाइंड द एम्पलीट्यूड। फाइंड द एम्पलीट्यूड। अब यहां पर आपको कहा जा रहा, ऑप्शन दी जा रही है, एम्पलीट्यूड है a, एम्पलीट्यूड है b, एम्पलीट्यूड है a प्लस b और एम्पलीट्यूड है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 ऑप्शंस बेटा आपके सामने आ चुकी हैं। आपको बताना है क्या होगा इसका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है बेटा, और आपको बताना है अगर इक्वेशन है x इक्वल्स टू a प्लस बी साइन ओमेगा टी, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या होगा इसका एम्पलीट्यूड। पॉज एंड कमेंट बेटा, पॉज एंड कमेंट, कमेंट करके बताओ बेटा आपका आंसर क्या आ रहा है इन चारों में से। सबको आंसर करना है बेटा, सबको आंसर करना है। इन चारों में से आपका आंसर क्या है बेटा, सबको आंसर करके बताना है। व्हाट इज योर आंसर, इन चारों का मिलाकर क्या आंसर है, इन चारों में से कौन सा आंसर आपका आएगा बेटा। पॉज एंड कमेंट बेटा, मैं देखूंगा सबके आंसर्स, रीड करूंगा किसने क्या आंसर दिया है। तो पॉज एंड कमेंट कि क्या आंसर है आप लोगों का। तो x की वैल्यू है a प्लस बी साइन ओमेगा टी, फाइंड द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड निकालना है आपको, a प्लस बी रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सारी चर्चा आपके सामने की गई है। तो अब क्या है, कुछ बच्चे यहां पर मुझे लगता है बोलेंगे सर एम्पलीट्यूड इज a, सर a ही तो होता है एम्पलीट्यूड।
ये वो बच्चे हैं जो जाते हैं दिखावे पर, जो जाते हैं दिखावे पर। बच्चा कहेगा देखो, अरे सर देखो देखो देखो, आपने कहा था ए होता है एम्पलीट्यूड, तो हम भी कह रहे ए होता है एम्पलीट्यूड, सर ए इज द एम्पलीट्यूड। ये वो बच्चे हैं जो दिखावे पर जाएंगे, मतलब सिंबल देख लिया ए, अब कहीं पर भी ए लिखा तो ये है एम्पलीट्यूड। अरे भैया भावना भी समझनी पड़ती है, भावना नहीं समझते हो आप। देखो जब इक्वेशन ये होगी तब ए एम्पलीट्यूड है, जब अरे बाकी चीज तो देखो, जब इक्वेशन ये होगी तब एम्पलीट्यूड ए है भैया। अच्छा, अब कुछ बच्चे बोलेंगे भैया ए प्लस बी इज द एम्पलीट्यूड, क्योंकि तो एम्पलीट्यूड तो मैक्सिमम होता है ना। अब बच्चा क्या होता है ना, वो अपनी पुरानी बातें भूलता नहीं है, जो उसने कहीं से सुनी हुई है, कहीं से उसको लग रही है, वो सब बातें भूलता नहीं है। तो जो बच्चा अपनी पुरानी मेमोरी को याद करके आंसर देने की कोशिश करता है, वो आंसर देता है ए प्लस बी। ए प्लस बी, ए प्लस बी का आंसर क्यों दे रहा, वो कह रहा था देखो अगर मैं देखूं तो साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू तो बेटा 1 होता है, साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मतलब एक्स का मैक्सिमम वैल्यू ए प्लस बी हो गया, मतलब मैक्सिमम वैल्यू मतलब एम्पलीट्यूड। नोप, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर। एक्स की मैक्सिमम वैल्यू तो ए प्लस बी है, लेकिन मीन पोजीशन तो आपने निकाली ही नहीं, मीन तो निकाल नहीं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आंसर लग रहा है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सर थोड़ा मुश्किल है ना ये, तो थोड़ा आप इतना आसान क्वेश्चन तो दोगे नहीं हमको, तो हमें लग रहा है कि रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो। कैसे आया ये, सर लग रहा है, मतलब ऐसे थोड़ा होता है बात कि सर लग रहा है? फिजिक्स आपके लगने पर थोड़ा चलती है, सर लग रहा है। अब आप कहोगे कि सर आप भी तो कई बार कहते हो ना, मान लीजिए कि ऐसा हो रहा है, हम भी कह रहे हैं लग रहा है? तो बेटा बहुत टेंशन, बहुत परेशानी, सारे परेशानियों का जो ताला है उसकी चाबी क्या बताई थी मैंने आपको? व्हाट इज द की टू ऑल द प्रॉब्लम्स? व्हाट इज द की टू ऑल द प्रॉब्लम्स? ठीक है ना, टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, ऑब्वियसली टू ओपन द लॉक ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। क्या है उस की का नाम? कमेंट करके बताओ बेटा, क्या है उस की का नाम जो सारे प्रॉब्लम्स की ताले खोल देती है? क्या है उस की का नाम जो सारे प्रॉब्लम्स के ताले खोल देती है? उस की का नाम है सानू की। सानू की। क्या आंसर है सर इसका? बताओ क्या आंसर है इसका? सर सानू की। और जब टीचर ज्यादा पूछता है बच्चे से, ठीक है ना, तो बच्चा बोलता है त्वानू की। ठीक है ना, तो ऐसी की जो सारे प्रॉब्लम्स के तालों को खोल दे, इस सानू की। कमेंट करो बेटा समझ में आया तो, जो पंजाबी जानते हैं उनको समझ में आ रहा होगा। कुछ बच्चे अपना सर खुजा रहे हैं, क्या कह रहे हो सानू की? सानू की, सानू की का मतलब, अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी आंसर हो सानू की। जब आपकी जिंदगी में प्रवेश करता है सानू की, तो सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स आपको तंग ही नहीं करती। क्यों नहीं करती? सानू की। खैर देखो बच्चा, आपको जाना है प्योर डेफिनेशन के ऊपर, एंड डेफिनेशन क्या रही है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो आपको पहले मीन पोजीशन निकालनी है। तो मीन पोजीशन कहां पर है? मीन पोजीशन वहां पर है जहां पर नेट फोर्स या एक्सेलरेशन 0 हो। तो पहले आपको एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी। इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे, ए का डिफरेंशिएशन 0 आएगा, साइन का बेटा ओमेगा, कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। ये तो v आया, फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो a आएगा। v का डिफरेंशिएशन a होगा, यहां पर जो डिफरेंशिएशन बनेगा वो बनेगा माइनस साइन ओमेगा टी। b साइन ओमेगा टी की वैल्यू को हम रिप्लेस कर सकते हैं, x माइनस a लिख सकते हैं, x माइनस a लिख सकते हैं। a का फॉर्मूला आपके सामने आ गया है।
तो a कहां पर 0 होगा? फॉर a इक्वल टू 0 x शुड बी इक्वल टू a। ये है आपकी मीन पोजीशन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इज a प्लस b। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इज a प्लस b। द वैल्यू ऑफ मीन इज x इक्वल टू a। तो जो एम्पलीट्यूड है बेटा वो होगा x मैक्सिमम माइनस x मीन, कि मीन से कितना दूर गया, तो a प्लस बी माइनस a बराबर b हमको मिल जाएगा। a प्लस बी माइनस a बराबर b हमको मिल जाएगा। ये है हमारा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कितना है बेटा? b के बराबर आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हमारा एम्पलीट्यूड कितना आ चुका है? b आ चुका है। क्लियर बच्चों? बढ़े आगे। शानदार, मजेदार। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फेज और इनिशियल फेज की। फेज क्या होता है? ओमेगा टी प्लस फाई को हम फेज कह रहे हैं। ओमेगा टी प्लस फाई को हम फेज कह रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि अगर टी को 0 डाल दिया जाए तो फेज फाई के बराबर होगा, इसलिए हम उसको बोलेंगे इनिशियल फेज। और कई बार इसको फेज कांस्टेंट भी कहा जाता है, बिकॉज ये टर्म तो टाइम के साथ बदल रही है, ये टर्म टाइम के साथ चेंज नहीं। क्या बताता है फाई? क्या बताता है फाई? ठीक है ना? तो देखो, अगर एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं इसको, एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आएगा। हमारे पास बेटा एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, चल रहा है। हमने कहा कि ये इसकी एक नेगेटिव एक्सट्रीम है माइनस ए, ये इसकी पॉजिटिव एक्सट्रीम है प्लस ए, और इसके बीच में जो ये ऑसिलेट कर रहा है इस तरीके से, इट इज ऑसिलेटिंग, खट 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 जा रहा है, ऑसिलेट कर रहा। अब क्योंकि इसके बीच में ये ऑसिलेट कर रहा है, हम क्या जानना चाहते हैं यहां पर? अब हम देखो, क्योंकि ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा था, तो हमने कहा कि t बराबर 0 पर पार्टिकल कहां होना चाहिए? बताओ बेटा, कमेंट करके बताओ, t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहां होना चाहिए? बताओ, क्या t इक्वल टू 0 पर वो अपनी मीन पोजीशन पर होना चाहिए? क्या t इक्वल टू 0 पर वो प्लस a पर होना चाहिए? या t इक्वल टू 0 पर वो माइनस a पर होना चाहिए? या इन दोनों में से किसी भी एक जगह पर हो सकता है, कहीं और नहीं हो सकता, इनके बीच में कहीं पर भी, इन दोनों में से किसी भी एक पोजीशन पर हो सकता है। वेयर शुड बी द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 0? कमेंट करके बताइए। तो कुछ बच्चे लिख रहे होंगे, सर ये होगा प्लस ए पर, कुछ लिखेगा ये होगा माइनस ए पर, कुछ लिखेगा ये होगा मीन पर, कुछ लिखेगा प्लस ए या माइनस में किसी भी एक पोजीशन पर हो सकता है। लेकिन समझने की अगर हम कोशिश करें तो उसको ऐसे देखते हैं। हमने कहा कि लेट अस से द टेबल इज स्मूथ, और हमने इसको खींच के छोड़ दिया, अभी ये ऑसिलेट कर रहा। सडनली हमें रियलाइज हुआ कि हम अपनी स्टॉप वॉच तो भूल ही गए। अब स्टॉप वॉच को लेने के लिए हम दूसरे रूम में गए, ठीक है ना? अब स्टॉप वॉच को लेकर आए, साथ में एक चाय का कप भी लेकर आए, ठीक है ना? और अभी भी ये चल रहा है, क्यों? क्योंकि स्मूथ है, अभी भी चल रहा है, ठीक है। अब आप जैसे ही स्टॉप वॉच का बटन दबाते हो, उस पर समय शुरू होता है 0 से। तो जब आप स्टॉप वॉच का बटन दबाओगे, उस इंस्टेंट पे टाइम स्टार्ट होगा, और उस इंस्टेंट पे ये पार्टिकल कहां होगा? चल रहा था पहले, खट 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 चल रहा था। अब जैसे ही आप बटन दबाते हो, उस इंस्टेंट पे ये कहां पर है? तो आपको सर कहीं भी हो सकता है, तो मेरी मर्जी में तो कभी भी बटन दबा दूं। अरे भैया, मेरे हाथ में है ना स्टॉप वॉच, तो मैं तो कभी बटन दबा सकता हूं। जब ये यहां पर होगा तब भी दबा सकता हूं, जब मैं बीच में होगा तब भी दबा सकता हूं, जब मीन पे होगा तब भी दबा सकता हूं। मेरी मर्जी है, मैं जब मर्जी बटन दबा दूं। उस वक्त ये कहां पर है? कहीं भी हो सकता है। दैट मींस t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहीं पर भी हो सकता है। t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहां पर है? इक्वेशन में ये कौन बताएगा? इक्वेशन में ये फाई बताता है। तो व्हाट डज फाई टेल्स? फाई टेल्स, इट टेल्स the state of motion, position, direction, सब बताता है।
वो स्टेट ऑफ मोशन मतलब पोजीशन क्या है, डायरेक्शन क्या है, किधर जा रहा, किधर नहीं जा रहा, सब आता है. इट टेल्स द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 0. t इक्वल टू 0 पर स्टेट ऑफ मोशन कहां पर है, किधर जा रहा है, ये बताता है. तो फेज क्या बताता है, किसी भी टाइम t पर वो कहां है. ये t इक्वल टू 0 बता दिया, तो फेज क्या बताएगा, किसी भी टाइम t पर कहां है. मतलब इट टेल्स द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t. किसी भी टाइम t पर पार्टिकल किधर है, किधर जा रहा, ये सारी बातें ये बताएगा फेज. इनिशियल फेज t इक्वल टू 0 की कहानी बताएगा. ठीक, तो अगर क्वेश्चन में हमें फाइ दिया हो तो हम ये बातें बता सकते हैं, या फिर क्वेश्चन हमें ये बोल सकता है कि पार्टिकल यहां पर है, इनिशियल कंडीशन हमें दे सकता है, और फिर हमें कह सकता है भैया ये बताओ कि पार्टिकल का फाइ कितना होगा. तो इनिशियल कंडीशन देके फाइ पूछ सकता, या फाइ देकर इनिशियल कंडीशन पूछ सकता. ठीक है, सो क्वेश्चन आपको ये आ सकता है. तो हम देखो फाइ डिपेंड्स अपॉन फाइ किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. पहली बात इनिशियल कंडीशंस, इनिशियल कंडीशंस पर डिपेंड करता है, पार्टिकल किधर है, किधर जा रहा है, इन बातों पर डिपेंड करता है. दूसरी बात फाइनल नहीं, इनिशियल कंडीशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ एसएचएम. इसका मतलब क्या, देखो अभी तक हम इस्तेमाल करते हुए आ रहे थे x बराबर a sin ओमेगा t प्लस फाइ. लेकिन अगर हम इस्तेमाल करना चाहें इसको तो कुछ गलत थोड़े ना है इसके अंदर भी. भैया इसमें 90 ऐड माइनस करके हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस फाइ चेंज हो जाएगा. या फिर अगर मैं यूज करना चाहूं माइनस a sin, तो ये भी तो यूज कर सकता हूं, फाइ चेंज हो जाएगा बस. या फिर अगर मैं यूज करना चाहूं माइनस a cos, तो ये भी तो इस्तेमाल किया जा सकता है बच्चों. इन चारों में से कोई भी इक्वेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई मुझे रोक नहीं सकता. चारों इक्वेशन सही हैं, बट चारों के लिए फाइ बेटा अलग अलग हो जाएगा. सेम चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए चार अलग अलग इक्वेशन यूज कर सकते हैं, चार अलग अलग फाइ की वैल्यू आपको मिल सकती है. डिपेंड करेगा कि आप कौन सी इक्वेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं. एग्जाम्पल से समझते बेटा, एग्जाम्पल समझते हैं, तभी मजा आएगा जब एग्जाम्पल सामने आएगा. बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद. हरे नाम न रही हूँ देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद. ये रहा हमारे पास एक सिंपल हार्मोनिक मोशन. t इक्वल टू 0 पर ये पार्टिकल x बराबर a/2 पर है. क्वेश्चन क्या रहा कि t इक्वल टू 0 पर एट t इक्वल टू 0 x बराबर कितना है, a/2 है, और ये पीछे की तरफ आ रहा, और ये पीछे की तरफ आ रहा है. मतलब यू कैन से दैट वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है, वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है, पीछे की तरफ आ रहा, a/2 पर बैठा. एंड वी आर यूजिंग द इक्वेशन x बराबर a sin ओमेगा t प्लस फाइ. हम जानना चाह रहे हैं भैया फाइंड फाइ कितना है, फाइ कितना है. मतलब t इक्वल टू 0 पर ना तो ये मीन पर है, ना तो ये a/2 पर है. ये कहां है, ये है ना तो ये a पर है, ये कहां है, ये a/2 पर है. एम्पलीट्यूड इसका हमको a दे रखा है. हम जानना चाह रहे हैं कि भाई बताओ बच्चा बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाइ, फाइ कितना होगा. तो हमने कहा पुट करते हैं t इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू को a/2 पुट करते हैं, प्लस a/2 पुट करते हैं. तो भैया साइन फाइ की वैल्यू आ रही 1/2, तो फाइ होगा कितना, साइन फाइ पॉजिटिव आ रहा, साइन फाइ पॉजिटिव आ रहा. तो अगर साइन फाइ पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है फाइ क्या होगा, फाइ या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या सेकंड क्वाड्रेंट में होगा. फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ तो भी साइन फाइ पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ तो भी साइन फाइ पॉजिटिव होगा. फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है. तो फाइ की वैल्यू आ रही कितनी, फाइ की वैल्यू आएगी या तो 30 डिग्री आएगी,
या फिर 150 डिग्री आएगी, या तो 30 डिग्री आएगी या फिर 150 डिग्री आएगी। किसकी वैल्यू? फाई की वैल्यू। फाई विल आइदर बी 30 डिग्री और इट विल बी 150 डिग्री। फाई या तो 30 डिग्री है या 150 डिग्री के बराबर है। आएगा समझ में आपको? इज दिस क्लियर? फाई की वैल्यू 30 डिग्री है या फिर फाई की वैल्यू 150 डिग्री के बराबर है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे ही करते हैं चर्चा। देखो, अब आप कहोगे सर ये 30 डिग्री तो समझ में आ रहा हमको, लेकिन 150 डिग्री समझ में नहीं आ रहा। ये सर आपने कैसे निकाल दिया? बेटा ये तो है ट्रिग्नोमेट्री, मैथ्स तो आपकी भन्नाट है ही। अब जैसे ही मैं बोलूंगा कि मैथ्स है आपकी भन्नाट, वैसे ही मेडिकल वाले बच्चे बोलेंगे सर हमारी नहीं है, हमारी मैथ्स भन्नाट नहीं है, हमको बताओ आपने कैसे निकाला, हमारी मैथ्स भन्नाट नहीं है। तो देखो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री लगा रखी है। साइन थीटा इज सेम एज साइन 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा इज ऑल्सो साइन थीटा। तो अगर थीटा हमारे पास कितना है? 30 है, तो 180 माइनस थीटा मतलब 150 हो जाएगा। ठीक? यहां क्या लग रही? यहां लग रही मैथ्स। लेकिन अभी दो आंसर हमारे आ रहे, लेकिन आंसर दोनों में से एक है। तो पहले समझते हैं दो आंसर क्यों आ रहे हैं। दो आंसर इसलिए आ रहे हैं बिकॉज किसी भी पर्टिकुलर एक्स पर दो पॉसिबिलिटी ऑफ मोशन है, या तो ये लेफ्ट में जा रहा हो या फिर ये राइट में जा रहा हो। अलग अलग के लिए अलग अलग वैल्यू आएंगी। अगर राइट में जा रहा होगा तो दोनों में से एक एंगल आएगा, लेफ्ट के दोनों में से दूसरा एंगल आएगा। तो लेफ्ट में जा रहा है तो मैं कौन सा एंगल चूज करूं? 30 चूज करूं कि 150 चूज करूं? हाउ कैन आई से दिस? तो हमारे पास दूसरी इंफॉर्मेशन है कि वेलोसिटी नेगेटिव है, t इक्वल टू 0 पर। तो वेलोसिटी निकालते हैं इससे। वेलोसिटी निकालते हैं तो बेटा v कितना है हमारे पास? v है a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाई। ये हमारे पास बेटा v है। अगर v इतना है, अगर v हमारे पास इतना है, कितना? a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाई, ये हमारे पास v है। ठीक? तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम t इक्वल टू 0 पर v की वैल्यू आ जाएगी a ओमेगा cos फाई। बट हमको कहा जा रहा कि v क्या है? नेगेटिव है। फॉर 30 डिग्री v इज पॉजिटिव, फॉर 150 डिग्री v इज नेगेटिव। हमको v नेगेटिव मांगता, क्योंकि हमको v नेगेटिव मांगता इसलिए हम क्या कह सकते? क्योंकि हमको v नेगेटिव मांगता इसलिए हम क्या कह सकते? हम कह सकते फाई की वैल्यू होनी चाहिए 150। फाई शुड बी 150, फाई शुड बी 150 होना चाहिए। आई बात समझ में आपको? क्योंकि हमको v नेगेटिव मांगता है इसलिए फाई शुड बी 150 होना चाहिए। बहुत बढ़िया सर। सर बहुत मुश्किल है, समझ में नहीं आ रहा सर, इतना करना पड़ेगा क्या? मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, नहीं, खुश हो जाओ। हमारे पास एक दूसरा तरीका है, एक बहुत बढ़िया तरीका है, जिसको हम कहते हैं सर्कल डायग्राम। सर्किल डायग्राम सर्कल डायग्राम से बहुत कम मैथमेटिक्स के जरिए आप अपने आंसर को भन्नाट तरीके से निकाल सकते हैं। हमें कोई दूसरा वर्ड निकालना पड़ेगा भैया। भन्नाट तो भैया जो है हमारा वर्ड नहीं है। हमें कुछ और। बेटा सजेस्ट करो कौन सा वर्ड निकालें हम लोग, कमेंट करके बताओ। भन्नाट से बढ़िया कोई वर्ड बताओ। भोकाल, भोकाल। चलो भाई कमेंट करके बताना, पढ़ूंगा बेटा आप लोगों के कमेंट्स की, आप लोग मुझे क्या वर्ड बता रहे। कोई हमें एकदम बढ़िया वर्ड ढूंढना है। ठीक है ना? चलो सर्कल डायग्राम की बात कर रहे हैं। क्या है उसी क्वेश्चन को बेटा उठाएंगे हम लोग। कट 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 कट। हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये है मीन x इक्वल टू 0। ये बैठा है x इक्वल टू a/2 पर, t बराबर 0 पर, जा रहा लेफ्ट में। वही क्वेश्चन हमारे पास, यहां कहीं पर x बराबर a होगा, यहां कहीं पर x बराबर -a होगा। करना क्या है, 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 करना क्या है? हमें बनाना है एक सर्कल। नाम है सर्कल डायग्राम, तो ऑब्वियस सी बात है हमें बनाना है एक सर्कल।
सर्कल में बनाने के बाद आपको एक लाइन ऐसे खींचनी है, एक लाइन ऐसे खींचनी है, ठीक। एक लाइन आपको पार्टिकल के नीचे खींचनी है, ठीक। ध्यान रखना है आपने कि जो आपने सर्कल बनाया है ना, इसका एम्पलीट्यूड या इसका रेडियस, सॉरी, इसका जो रेडियस है वो इसके एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। इसके ऊपर जो पार्टिकल लेंगे उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता हुआ मानना है। सर क्या हम क्लॉकवाइज भी मान सकते हैं? ना, क्लॉकवाइज मानना ही नहीं। बेटा गलती कब होती है? गलती तब होती है जब आपके पास ऑप्शन होता है। इसलिए मैं आपसे ऑप्शन छीन रहा हूं। मैं आपको ऑप्शन दे ही नहीं रहा कि इसको क्लॉकवाइज भी मान सकते। नहीं मानना है, मानना ही नहीं है। क्या मानना है? एंटी क्लॉकवाइज मानना है इसको, खत्म बात। गलती होगी ही नहीं, कोई ऑप्शन है ही नहीं क्लॉकवाइज मानने का, एंटी क्लॉकवाइज ही मान के चलना है इसको। अच्छा जी, हमारे पास 4 इक्वेशन थी ना। कौन कौन सी इक्वेशन थी हमारे पास? मुन्ना यहां देखो, साइन की, कॉस की, माइनस साइन की, माइनस कॉस की। 4 लाइनें हमारे पास, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 लाइनें हमारे पास है ना। 4 लाइनें, 4 इक्वेशन। बेटा ये लाइन रिप्रेजेंट करती है साइन को, ये करती है कॉस को, ये करती है माइनस साइन को, ये करती है माइनस कॉस को। सर क्या मैं इसको कॉस मान सकता हूं? नहीं मान सकते। यही मानना है, यही करना है, ये करोगे आंसर निकल के आएगा खट से। ये एक तरीका है बेटा ट्रिग्नोमेट्री को कन्वर्ट करने का, एक तरीके से आप कह सकते हो। बहुत सिंपल तरीका, बस जो चीजें कह रहा हूं वो मान के चलते चले जाओ, आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। हमने एम्पलीट्यूड को रेडियस मान लिया, हमने 4 लाइनें ड्रॉ कर ली, साइन कॉस माइनस साइन माइनस कॉस मान लिया, पार्टिकल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता हुआ मान लिया, इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी और इसका एंगुलर वेलोसिटी बराबर मान लिया, मतलब दोनों का टाइम पीरियड ले लिया बराबर। जो टाइम पीरियड इसका वही टाइम पीरियड इसका, जो टाइम पीरियड इसका वही टाइम पीरियड इसका। देखो घूम कैसे रहा है, ध्यान देना, घूम कैसे रहा है। पार्टिकल हमेशा इस पार्टिकल के नीचे बना रहेगा। कैसे घूम रहा है देखो, जब पार्टिकल यहां पर है तो ये पार्टिकल यहां पर है, ये यहां पर, ये यहां पर। ऐसे चल रहा, ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, हमेशा इसके नीचे बना हुआ है, हमेशा इसके नीचे बना हुआ है। जितना समय इसको एक चक्कर लगाने में लग रहा, उतना ही समय इसको भी एक चक्कर लगाने में लग रहा। दोनों को चक्कर लगाने का समय बराबर है। ऐसे 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 चल रहा है, ऐसे चल रहा है ये, ठीक है ना। ये यहां पर, ये यहां पर, ये इधर आया, ये इधर, ये इधर आया, इधर, ये इधर आया, इधर, ये इधर आया, इधर। हमेशा इसके नीचे बना हुआ है ये, हमेशा इसके नीचे बना हुआ है ये। आएगा समझ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो भी पार्टिकल आपने यहां पर बनाया है उसके नीचे जब आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके नीचे जब आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, जब आपने इसके नीचे की लाइन ड्रॉ कर दी तो पार्टिकल या तो यहां पर होगा या फिर यहां पर होगा, क्योंकि पार्टिकल को इसके नीचे ही बनना है। पर दोनों में से एक ही जगह हो सकता है ना, दोनों जगह तो हो नहीं सकता। तो कौन सी जगह लेंगे? ये लेंगे कि ये लेंगे? कौन सी जगह लेंगे हम भैया? बहुत सिंपल बात। क्या? ये पार्टिकल जा रहा इधर, ये पार्टिकल जा रहा इधर, क्योंकि हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता हुआ माना है। हमारा पार्टिकल लेफ्ट में जा रहा, राइट में नहीं जा रहा, लेफ्ट में जा रहा, मतलब हम इसको चुनेंगे, इसको नहीं चुनेंगे। चुनना तो पड़ेगा, चुनना आ गया तो काम खत्म, खल्लास। देखो कैसे, रेडियस तो एम्पलीट्यूड के बराबर है, ये डिस्टेंस a/2 के बराबर है। इस एंगल को थीटा कह देते हैं, तो हम कह सकते हैं a cos थीटा बराबर a/2। तो थीटा की वैल्यू आ रही 30 डिग्री, नहीं 60 डिग्री, सॉरी। आई बात समझ में? थीटा कितना आया? 60 डिग्री आया। क्या ये आंसर है? नहीं, हमें फाई निकालना था और इक्वेशन साइन की यूज करी। मतलब अगर मैंने इक्वेशन यूज करी x बराबर a साइन ओमेगा t प्लस फाई, हमने अगर ये इक्वेशन का इस्तेमाल किया,
अगर हमने इस इक्वेशन का इस्तेमाल किया तो हम साइन वाली लाइन से एंगल देखेंगे, साइन वाली लाइन से एंगल देखेंगे। तो साइन वाली लाइन से एंगल कितना है इसका 90, तो ये हो गया कर और 60 ये हो गया कर, तो कुल मिला कितना हुआ 90 + 60 हो गया। तो 5 के लिखेंगे 90 + 60। अरे वाह सर, आंसर तो वही आ गया 150। इतना समझा रहा हूं इसलिए आपको लगा कि इतना लेंदी हो गया, वरना तो 1 मिनट में आंसर आता है बेटा। कॉस की लाइन लिखी होती है, लिखा होता है x बराबर a cos ओमेगा t + फाई। तो बेटा फाई की वैल्यू कितनी होती, कॉस से कितने एंगल पर है ये पार्टिकल, ये है 60 डिग्री पर, तो 60 डिग्री का आंसर आ गया। अगर इक्वेशन होती x बराबर -a sin ओमेगा t + फाई, मतलब माइनस साइन की इक्वेशन होती, माइनस साइन की इक्वेशन होती, तो बेटा आपको कितना एंगल घूमना पड़ रहा, ये एंगल कितना है 30 डिग्री का है ना, तो आपको घूमना पड़ रहा यहां से लेकर यहां तक का एंगल, मतलब 330 डिग्री, 330 डिग्री। तो फाई बराबर 330। आपको कैसे घूमना है बेटा, आपको जाना है एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन कोई कहे सर ये एंटी क्लॉकवाइज तो बहुत घूमना पड़ रहा है, हम तो छोटा डिस्टेंस घूम लेंगे, हम तो ऐसे चले जाएंगे, हम तो उल्टा चले जाएंगे, क्लॉकवाइज चले जाएंगे। तो अगर आप क्लॉकवाइज गए तो एंगल को लिखना पड़ेगा नेगेटिव, बताओ लिखेंगे -30। तो चाहे तो -30 बोल दो, चाहे 330 बोल दो, दोनों एक समान, दोनों आंसर आपके मेरेंगे मैच, दोनों ही आंसर है इसके। आगे बात समझ में आपको। दैट इज हाउ वी कैन गेट आवर आंसर वेरी इजीली थ्रू द सर्कल डायग्राम्स। बेसिकली हो क्या रहा है, इस सर्कल में घूमने वाले पार्टिकल का जो शैडो इस डायमीटर में बन रहा है ना, वो शैडो ये है, वो शैडो ये है। आप बना के देखो किसी भी इंस्टेंट पे पार्टिकल यहां मिलेगा ना आपको, जब ये चलेगा तो इसकी शैडो ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है ना शैडो। तो अगर आप यहां से लाइट डाल दो, यहां से लाइट डाल दो, तो जो डायमीटर के ऊपर बनने वाली शैडो है, वो शैडो क्या कर रही, एचएम कर रही। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमने वाले पार्टिकल की शैडो उसके डायामीटर पर जो बन रही है वो एचएम करती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चलने वाले पार्टिकल की डायामीटर पे जो शैडो है वो एचएम करती है, डायामीटर जो शैडो है वो एचएम करती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चलने वाले पार्टिकल की शैडो ऑन इट्स डायामीटर does सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हर एक सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हम एक सर्कल बना सकते हैं जिसकी शैडो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। वो बनाने का तरीका मैंने दिया और उससे इक्वेशन निकालने का तरीका मैंने दिया, उससे फाई निकालने का तरीका मैंने आपको दे दिया कि उसके नीचे आप एक लाइन खींचेंगे, दो पार्टिकल्स मिलेंगे, उन दोनों में से देखेंगे कौन सा पार्टिकल चूज करना है, एंगल निकालेंगे। इक्वेशन के लिए मैंने आपको डायरेक्शन दे रखी है, आपका आंसर फटाफट आता हुआ चला जाएगा। बहुत 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 पावरफुल टूल है बेटा ये, वेरी पावरफुल टूल। ठीक है, इसको आप देखो ऐसे भी कर सकते हो। देखो बच्चों, अगर सर्कल आपने ले लिया, ये डायमीटर आपने ले लिया, आपने कहा कि देखो कि हमारा पार्टिकल जो है वो यहां पर है, ये एंगल हमारे पास थीटा है, ठीक है ना, ये एंगल हमारे पास थीटा है, जिसको हम कह सकते हैं लेट अस से ओमेगा टी। अगर पार्टिकल ने t = 0 पर यहां से शुरू किया तो अगेन फाई की रिक्वायरमेंट है, ठीक। बट एनीवे अगर ये a है तो बेटा ये डिस्टेंस कितना हो गया उसका, x हो गया a cos एक एसएचएम की इक्वेशन निकल आई बेटा। आ रही बात समझ में? तो बेटा एक एसएचएम की इक्वेशन है ये, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आपके पास एक नहीं बल्कि दो पार्टिकल्स हुए, x1 = a sin, या एक काम करते हैं, इक्वेशन नहीं देते हैं, डायग्राम देते हैं, वहां से निकलवाते हैं आपसे, बहुत अच्छा रहेगा वो। मेन पोजीशन, पार्टिकल बैठा a/√2 पर, जा रहा आगे, ओके, पार्टिकल बैठा यहां पर। पार्टिकल कितना पीछे है भैया, पार्टिकल है कितना पीछे है,
3a/5 पर है ये, पीछे की तरफ जा कहां रहा है, आगे जा रहा है। हम क्या जानना चाहते हैं, या एक काम करते हैं, इसको पीछे जाता हुआ मान लेते हैं और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं। ठीक है, दोनों का ही एम्पलीट्यूड बेटा a है, दोनों का ही टाइम पीरियड बेटा t है। क्वेश्चन कह रहा बता दो मुझको क्या, कि इनके बीच में कितना फेज डिफरेंस है, फाइंड द फेज डिफरेंस। बेटा फेज डिफरेंस निकालने के लिए आपको इक्वेशन की आवश्यकता नहीं है अब, बिकॉज फेज डिफरेंस इक्वेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। किसी भी एक का फेज इक्वेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन जो डिफरेंस होता है वो डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, दोनों का टाइम पीरियड लेकिन सेम होना चाहिए। ठीक है ना, तो टाइम पीरियड अलग अलग होगा तो बेटा फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं आएगा, वो इनकोहेरेंट सोर्सेस हो जाएंगे। करना वही आपको कि एक सर्कल बनाना पड़ेगा आपको। ज़ूम, सर्कल बना दिया आपने। ठीक है, एक पार्टिकल यहां बनाएंगे, एक पार्टिकल यहां बनाएंगे, खत्म बात। इसको ऐसे लेते हैं, 4 पॉइंट मिल रहे, ये जा रहा इधर, ये जा रहा इधर, ये जा रहा इधर, ये जा रहा इधर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता हुआ। मान लिया हमारा ये वाला पार्टिकल राइट में जा रहा था, तो हम इसको चूज नहीं करेंगे, इसको चूज कर लेंगे। मजा आया। और हम कह रहे हैं कि ये जा रहा इधर, ये जा रहा इधर, तो हम इसको चूज कर लेंगे, इसको चूज नहीं करेंगे। ठीक, कोई नहीं। ये डिस्टेंस हमारे पास है 3a/5 सॉरी, ये a है और ये डिस्टेंस a है और ये है a/√2। पार्टिकल्स मिल चुके हैं, इनके बीच का एंगल निकालना है। तो हमने कहा कि मान लिया कि ये एंगल हमने लिखा है φ1, ये एंगल हम लिख रहे हैं φ2, ये a है। तो बेटा a cos φ1 बराबर 3a/5, तो φ1 की वैल्यू आ रही कितनी, 53 डिग्री। cos 53 डिग्री होता है 3/5, cos 37 होता है 4/5। याद रखने बेटा वैल्यूज, जिसको याद नहीं है याद कर लो क्योंकि काफी पॉपुलर है। तो 3a/5 होता है 53 डिग्री। ठीक, अब इसको देखते हैं φ2। तो हम कह रहे हैं a cos φ2 बराबर a/√2, φ2 बराबर 45 डिग्री, ये आ गया 45 डिग्री। तो बेटा ये है 53 डिग्री, ये है 45 डिग्री, क्योंकि ये भी 45 हो गया, और इसको मान लेते हैं 90 डिग्री। तो ये पूरा एंगल तो मुझे 180 से बड़ा लग रहा, हमें छोटे वाला एंगल निकालना होगा, तो हम छोटे वाला एंगल ही देखेंगे। हमने जो डायग्राम ड्रॉ किया है ना, वो थोड़ा सा हमने डायग्राम को स्केल नहीं करा है। हमारा मतलब जो ये आना चाहिए था वो कुछ यहाँ कहीं पर आना चाहिए था, ये कुछ इधर आना चाहिए था, तो इनके बीच छोटा एंगल ये बनना चाहिए था, बट वो ऐसे बन गया। बट उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि आपने बना दिया, आपको तो एंगल मेजर करना है। तो अगर ये 45 तो ये भी 45 डिग्री का एंगल है, ये 90 है, ये 37 है, तो इस तरफ से एंगल मेजर करोगे तो अलग आएगा, इस तरफ से एंगल मेजर करोगे तो अलग आएगा। सर कौन सा वाला एंगल ले, जो छोटा है वो एंगल लेंगे। तो छोटा वाला एंगल तो बेटा ये है ना, कितना एंगल है ये है 45 + 90 + 37, तो 7 और 5 12, 8 और 9 172 डिग्री का एंगल आ गया फेज डिफरेंस। द फेज डिफरेंस इज 172 डिग्रीज, द फेज डिफरेंस इज 172 डिग्रीज। इसको अगर आप इक्वेशन से बनाकर करते काफी लंबा, ज्यादा डिफिकल्ट होता, टीडियस होता। इस तरीके से चुटकियों में आपको आपका आंसर मिल रहा। एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। हमारे पास 2 इक्वेशन है, x a या 2a ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। माइनस कॉस ले लिया मैंने। क्वेश्चन कह रहा फाइंड फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस निकालना है आपको इन दोनों के बीच में, तो कैसे निकालेंगे? सर्कल सर्किल 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 सर्किल, एक बनाएंगे a का, एक बनाएंगे बेटा हम 2a का। दो सर्कल हम बना देंगे बेटा, एक बनाएंगे a का, एक बना देंगे 2a का।
ठीक है। लाइन लिखते हैं बेटा, ये साइन की लाइन है, ये कॉस की लाइन है, ये माइनस साइन की लाइन है, ये माइनस कॉस की लाइन है। जो 2a वाला है उसमें साइन की लाइन से 37 डिग्री पीछे, माइनस है ना पीछे, तो साइन की लाइन से 37 डिग्री पीछे, ये आपका पहले वाला हो गया। दूसरे में कॉस, माइनस कॉस की लाइन से, माइनस कॉस की लाइन से 20 डिग्री आगे, दूसरे में माइनस कॉस की लाइन से 20 डिग्री आगे, दूसरे में माइनस कॉस की लाइन से 20 डिग्री आगे। सो माइनस कॉस की लाइन से 20 डिग्री आगे, आगे ये हम पीछे हटे हैं, इसमें आगे जाना है हमको। कितना आगे जाना है बेटा? 20 डिग्री आगे जाना है, तो 20 डिग्री ये हो गया बेटा। The phase difference is a smaller angle between them. Smaller angle is this. How much is this angle? 90 minus 37 minus 20. 57 को 90 से माइनस करेंगे 33। क्यों भाई? 60 70 90, ठीक है। 33 डिग्री इज द फेज डिफरेंस। बेटा ऐसे निकाल सकते हो अपना आंसर, 33 डिग्री का आंसर आ गया। तरीका समझ में आया आपको? तरीका समझ में आ रहा है बेटा आपको? बहुत शानदार तरीका बेटा, बहुत शानदार तरीका है। एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, उसका आंसर भी बेटा आप लोगों को याद करना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है। ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये है x बराबर 0, यहां कहीं पर x बराबर a/2, यहां कहीं पर x बराबर a। क्वेश्चन कह रहा कि अगर इसका टाइम पीरियड t है, फाइंड द टाइम टेकन टू मूव from x equals to 0 to x equals to a/2 and from x equals to a/2 to x equals to a। पहले आपको समझाता हूं टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है। टाइम पीरियड का मतलब होता है यहां से स्टार्ट कर गया तो पहले यहां तक जाएगा, फिर यहां तक आएगा, फिर यहां पे जाएगा, फिर वापस आएगा। ये होता है एक टाइम पीरियड। तो अगर ये पूरा टाइम t है तो केवल यहां से लेकर यहां तक जाने का समय होगा t/4। मैं आपसे पूछ रहा यहां से यहां और यहां से यहां आने का समय कितना कितना होगा। कमेंट करके बताएं बेटा कितना कितना आंसर आएगा। 0 से लेकर a/2 तक जाने का समय और a/2 से लेकर a तक जाने का समय कितना कितना होगा, कमेंट करके बताएं। पॉज एंड कमेंट बेटा फटाफट पॉज एंड कमेंट करो। चलो, आई होप आप लोगों ने कमेंट किया हो और मुझे विश्वास है कि आप में से कम 50% जनता ने कहा होगा सर ये होना चाहिए t/8। कम से कम 50% जनता ने तो ये कहा होगा t/8। गलत है बेटा, ये कांस्टेंट मोशन नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, कांस्टेंट रफ्तार से नहीं चल रहा है। अगर वो कांस्टेंट रफ्तार से चलता ना तब वो t/8 आधे रास्ते में आधा समय होता, लेकिन ये पहले तेज चल रहा है, आगे जाते तो धीरे हो रहा है, यहां पे आके रुकता है। तो पहले तेज चल रहा तो पहले उसमें कम समय लेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि x बराबर 0 से a/2 तक जाने में समय जो होगा वो लेस देन t/8 होगा, और x बराबर a/2 से a तक जाने में जो समय होगा वो ग्रेटर देन t/8 होगा। x बराबर 0 से a तक जाने में जो समय होगा बेटा वो t/4 होगा। कहानी ये चलेगी। तो 0 से लेकर a/2 तक जाने में कितना समय लग रहा है पहले वो देख लेते हैं। तो क्या करना है बेटा, वही कहानी अपनी जुबानी बार बार हमें कहानी कि हमें बनाना है, अरे ये क्या हुआ, हमें बनाना है एक सर्कल। सर्कल बनाने के बाद हमको करना है क्या, हमको खींचनी है ये 2 लाइनें खटैक खटैक। उसके बाद हमें करना है क्या, उसके बाद हमें कहना है हमने एक पॉइंट चुनना है, हमें एक पॉइंट चुनना है जो कि कहां पर है, जो 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 कि यहां से है a/2 डिस्टेंस दूर। तो पार्टिकल यहां से चला, x = 0 से चला, कहां पहुंचा, a/2 पर पहुंचा, और फिर यहां चला और कहां पहुंचा, a तक पहुंचा। तो 0 से लेकर a/2 जाने में उसने अगर एंगल θ1 चला
तो भैया a/2 से a तक जाने में उसने एंगल θ2 चला। ठीक, पहले ये एंगल निकाल लेते हैं। तो हम यहां पे कह रहे कि भैया a cos θ2 बराबर a/2 है। a से a कट गया, cos θ2 की वैल्यू 1/2 है, θ2 की वैल्यू कितनी हो गई? 60 डिग्री हो गई। 60 डिग्री है तो बड़ा 30 डिग्री होगा, 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखो जीरो से लेकर a/2 तक पहुंचने में 30 डिग्री का एंगल चला गया है। हम कह रहे हैं कि 360 मतलब एक चक्कर लगाने में समय लग रहा है t, 1 डिग्री घूमने में समय लगेगा t/360 और 30 डिग्री घूमने में समय लगेगा t/360 इंटू 30 मतलब t/12 और 60 डिग्री घूमने में समय लगेगा डबल मतलब t/6 i/6 नहीं t/6। मतलब यहां से लेकर यहां तक जाने का समय बेटा t/12 है और यहां से लेकर यहां तक जाने का समय कितना है? t/6 है। दोनों को जोड़ोगे बेटा t/4 निकल कर आएगा, जोड़ के देख लो, यकीन ना हो तो। t/12 एंड t/6, यहां से यहां में समय कम लग रहा है, यहां पे समय ज्यादा लग रहा है, डबल समय लग रहा है। इनफैक्ट पहला आधा रास्ता t/12, अगला आधा रास्ता t/6 में चल रहा। तो बेटा ये क्या है? ये एक नॉन यूनिफॉर्म रफ्तार है। आधा समय नहीं होगा। पहला आधा डिस्टेंस कम समय में चलेगा तो रफ्तार तेज है, अगला आधा डिस्टेंस ज्यादा समय चलेगा तो रफ्तार धीरे हो चुकी। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है बच्चों, आज हमने बहुत सारी बातें करी, काफी इन डेप्थ बातें करी हैं। ये है इस पूरे चैप्टर का डिफिकल्ट पोर्शन। इसके आगे कहानी तो आसान है बच्चों, इसके आगे तो मजा आने वाला है। इसके आगे की कहानी हमारे पास बहुत सिंपल कहानी है, उस कहानी की चर्चा हम करेंगे अभी। आज के लिए इतना ही काफी है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। मिलेंगे अगले लेक्चर में। सी यू, टाटा, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।